हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ ज़ियाउल्लाह खान एंड वेलकम टू माय चैनल जेड स्क्वायर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सेल वॉल पढ़ा था, और सेल वॉल के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, वो सब के सब हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्लियर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था, हम सेल को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो सबसे पहले रास्ते में हमारा जो बैरियर आया था वो क्या था? सेल वॉल था। तो हमने कम्प्लीटली सेल वॉल कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो हमारे रास्ते में एक और बैरियर आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, क्या चीज़ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन कौन सी चीज़ों का बना है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये सब के सब हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और यार ये लेक्चर काफ़ी लेंथी होगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। हम हर एंगल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच करेंगे। जितनी भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो सब के सब हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो 10-15 मिनट के अंदर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करना। फिर भी अगर आप लोग 10-15 मिनट की वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोज इस चीज़ के ऊपर हैं 10-15 मिनट वाले, तो आप वहाँ जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सब के सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सारे के सारे चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 10-15 मिनट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर आप इन तक मेरे साथ जाते हैं तो फिर अगर अखबार से भी क्वेश्चन आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर तो आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इस तरह सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिस तरह सेल वॉल हमने सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया था, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम क्या करते हैं, इस तरह सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद फिर हम डिस्कवरी की तरफ आएंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉडल्स हैं, हम वो मॉडल्स भी टच करेंगे। इसके बाद हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, और साथ साथ फिर लास्ट में हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, तो ये सब की सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में फिर हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सब टॉपिक, इंट्रोडक्शन। अच्छा, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत सारे नेम्स हैं, तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, या हम इसे प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा, और या हम इसे सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा MCQ के अंदर सेल सरफेस मेम्ब्रेन आ जाता है या प्लाज्मा लीमा आ जाता है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा लीमा एंड व्हाट इज़ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक ही चीज़ है। क्लियर है? पॉइंट नंबर टू क्या है? पॉइंट नंबर 2, इट इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। यार ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कि ये क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। हम सबको पता है कि एनिमल सेल, ये फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल है, और ये क्या है? एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल के अराउंड क्या होता है? सेल वॉल होता है, हाँ भाई होता है, और एनिमल सेल के अराउंड सेल वॉल नहीं होता है। तो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है? सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल के अराउंड सेल वॉल नहीं है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। यार ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल वॉल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। अभी फ्री परमिएबिलिटी और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के अंदर फर्क क्या है, ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल
एक सेल है, ठीक है। और ये सेल जो है फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अराउंड क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे साथ है सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर लगे हैं बहुत सारे, और ये क्या है, ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल वॉल एक पोरस लेयर होता है, एक कंप्लीट लेयर नहीं होता है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू से क्या होते हैं, चीज़ें सेल वॉल से पास होती हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल, अब ये वाला पार्टिकल जो है ये क्या करता है, सेल के अंदर जाता है। तो सेल वॉल क्या करेगा भाई, अगर ये पार्टिकल सेल वॉल के अंदर जितने पोर्स हैं, अगर इन पोर्स के साथ ये कंपेरेबल साइज का है, इन पोर्स से छोटा है, तो ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, सेल वॉल क्रॉस करता है। क्योंकि सेल वॉल जो है ये एक डेड स्ट्रक्चर है, ये किसी किस्म का रिस्पांस शो नहीं करता है। तो ये पार्टिकल जो है ये डायरेक्टली यहां से पोर्स के थ्रू ये डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सेल वॉल ने क्या किया, सेल वॉल ने किसी किस्म का रेजिस्टेंस शो नहीं किया और डायरेक्टली चीज को क्या किया, पास किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। लेकिन अभी जो ये पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया, तो अभी ये इतनी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वॉल क्या था, सेल वॉल जो था ये फ्रीली परमिएबल था, तो इसने डायरेक्टली चीज को पास किया। लेकिन जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये इतनी आसानी से चीजों को जाने नहीं देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, तो ये चीजों को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, चीजों को सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सेल नीड। अगर सेल की जरूरत है तो चीज को अंदर जाने देता है, अगर जरूरत नहीं है तो फिर ये चीजों को क्या करता है, यहां पर प्रिवेंट करता है, अंदर जाने नहीं देता है। ये बिल्कुल स्कैन डोर जैसा काम करते हैं, एक क्या होता है, गेट कीपर जैसा काम करता है। हर जगह आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, गेट कीपर बैठा होता है, वो क्या करता है, चीज़ों को, लोगों को स्कैन करता है और फिर पूछते हैं भाई कौन है आप, कहाँ से आए हैं, क्या काम है अंदर। तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को अलाउ करते हैं, कुछ लोगों को प्रिवेंट करते हैं बाहर की तरफ। तो सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल इसी तरह गेट कीपर या स्कैन डोर जैसा काम करता है, चीज़ों को स्कैन करता है, पूछता है भाई क्या करना है, कौन सा काम है सेल के अंदर। तो फिर इसके बाद जो है वो चीज को अंदर अलाउ करती हैं या चीज को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, चीजों को सिलेक्ट करता है कि भाई तू अंदर जा सकता है, तू अंदर नहीं जा सकता है, चीजों को सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सेल नीड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ठीक है, और यहां पर सेल के अंदर हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल 5 ग्लूकोज चाहिए सेल के लिए, ठीक है। ये एक प्रॉपर कंसंट्रेशन है सेल के लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो अगर यहां पर ये ग्लूकोज यहां पर आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है और अंदर सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पूरा है, कोई जरूरत नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, भाई अंदर तेरा कोई जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को यहां पर प्रिवेंट करेगा। लेकिन अगर सेल को फॉर एग्जांपल 5 ग्लूकोज चाहिए और सेल के साथ जो है फॉर एग्जांपल 3 ग्लूकोज हैं, तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा भाई, सेल को अंदर जाने देगा और उसको अलाउ करेगा। तो इस तरह ये जो सिलेक्शन का काम है, डिसीजन का काम है, कौन डिसाइड करता है कि कौन अंदर जा सकता है, कौन अंदर नहीं जा सकता है, तो ये सब के सब काम कौन करता है, ये करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और चीज़ों को सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सेल नीड। तो इस वजह से हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है यार, आप जब किसी शादी में जाते हैं, तो जब आप हॉल में एंटर होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर कोई हॉल कीपर या गेट कीपर जो है वो बैठा होता है, कार्ड चेक करते हैं। अगर आपके पास कार्ड हैं तो डायरेक्टली आपको अलाउ करते हैं कि यार आप जा सकते हैं, अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो क्या करता है, फिर आपको प्रिवेंट करता है, बाहर रोक देता है, अंदर जाने नहीं देता है, और अनफॉर्चुनेटली आप अगर वापस चले जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस गेट कीपर और या हॉल कीपर, गेट कीपर जो है, इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल इसी तरह काम करता है, चीज़ों को या अलाउ करते हैं या प्रिवेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेल नीड। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसाइमेट्रिक।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई? एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? तो जब यहाँ पर किसी भी वर्ड के आगे ए आ जाता है तो इस ए का मतलब सिंपली क्या होता है? एब्सेंस। इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंस। यानी यहां पर क्या हुआ? एसिमेट्रिकल यानी एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल सिंपल है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर, हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? ये जो इसका जो कंपोजिशन है, इसमें लिपिड बाइलेयर होते हैं। फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है, 2 लेयर्स होते हैं इस तरह। लेकिन ये दोनों लेयर्स जो हैं, ये दोनों साइड से, यानी इस साइड से, बाहर वाली साइड से और अंदर वाली साइड से, अंदर वाली साइड से और बाहर वाली साइड से, ये दोनों क्या है? ये सेम नहीं होते, 100% आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 1 2 3 4। पॉइंट नंबर 5 क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई? ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। एक हमारे साथ होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। लिटरल मीनिंग क्या है? स्टैटिक का लिटरल मीनिंग होता है रेस्ट, और डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब है मोशन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मोशन इन्वॉल्व होगा, कुछ मोमेंट इन्वॉल्व होगा। हाँ भाई, बिल्कुल इस तरह है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। स्टैटिक किस तरह होता है? इस तरह, ठीक है, इस तरह, जो हिलता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह पर होता है, हिलता नहीं है, इसे हम कहते हैं स्टैटिक, यानी ये चीज रेस्ट में है। लेकिन जो मोशन करता है, इस तरह मोशन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायनामिक स्ट्रक्चर, जो मोशन करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये भी क्या है? ये पूरी तरह एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेस्ट में नहीं होता है, ये भी क्या करता है? मोशन करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक स्ट्रक्चर। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन 2 रीजंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक स्ट्रक्चर, या किस चीज की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? मोशन में है, या इसे हम डायनामिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक रीजन हमारे साथ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। इट इज फ्लूइड इन नेचर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी है, ये फ्लूइड इन नेचर है। ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी है। हाँ भाई है, तो किस चीज की वजह से है, किस तरह का फ्लूइडिटी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक स्ट्रक्चर। तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? ये फ्लूइड इन नेचर है, इसके अंदर फ्लूइडिटी है। और फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड होता है, और लिक्विड मोशन में होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक स्ट्रक्चर। दूसरा रीजन जो है वो क्या है? ये है ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो क्या है सेल के अंदर? ये है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिंपली ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर जाता है, या कोई भी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के बाहर आता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजों को सिलेक्ट करता है। अभी हमने पढ़ा कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये डिसीजन कौन करता है? कौन सी चीज अंदर जा सकता है, कौन सा चीज अंदर नहीं जा सकता है, ये डिसीजन कौन लेता है? तो ये लेता है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है चीजों का। और ये ट्रांसपोर्ट क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट अंदर जाना, बाहर आना, ये भी क्या है? एक तरह का मोशन है। तो इस वजह से भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायनामिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है किस चीज का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमारे साथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई? ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल इज डेड स्ट्रक्चर या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। तो अब हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर? तो बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ हम यहां पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक रीजन हमारे साथ अभी हमने पढ़ा भाई क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली
परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी से हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर? तो सिंपल है यार, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज जो है ये अंदर जाता है, ठीक है, अंदर जाता है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है यहाँ पर। तो सेल वॉल क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है? बिल्कुल नहीं करता है। डायरेक्टली ये चीज जो है सेल वॉल क्रॉस कर सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कांटेक्ट में आ जाता है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये इतनी आसानी से पास नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पर स्कैनिंग का काम करता है, वहां पर चेक करता है कि भाई इस चीज का अंदर जरूरत है नहीं है, ये चीज पोलर है नॉन पोलर है, ये सब की सब चीज जो है ये डिसीजन कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो सेल वॉल ने क्या किया, सेल वॉल ने इस चीज को डायरेक्टली पास किया, कोई रेजिस्टेंस शो नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्स देता है, या तो इस चीज को अलाउ करता है या फिर प्रिवेंट करता है। तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स करना। और ये रिस्पॉन्स कौन देता है भाई, ये लिविंग चीजें देती हैं या नॉन लिविंग? तो रिस्पॉन्स हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीजें दे सकते हैं, नॉन लिविंग चीजें रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो है हम यहां से कह सकते हैं कि इस सिलेक्टिव परमिबिलिटी की वजह से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिव लेयर। तो रिस्पांस कौन शो करता है, रिस्पांस लिविंग चीजें शो करता है, ठीक है, नॉन लिविंग चीजें रिस्पांस नहीं देते हैं। तीसरा क्या है कि हमारे साथ क्या होता है, जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसपोर्ट होते हैं, हम पढ़ेंगे लास्ट में, हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर आप देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक चीज़ अंदर जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, एनर्जी खर्च करता है, एटीपी खर्च करता है। बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो प्रोसेस होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये चीज़ फॉर एग्जांपल अंदर जाता है, तो ये जब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की कांटेक्ट में आ जाता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, पैसा देता है और फिर अंदर जाता है। और ये क्यों होता है इस तरह, क्योंकि ये चीज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज ले लें, ठीक है, ये ग्लूकोज है, तो यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इतना है, और ये चीज़ जो है यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 ग्लूकोज हैं, यहाँ पर 6 ग्लूकोज है, तो अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और बाहर कंसंट्रेशन कम है। और हमारे साथ जो प्रोसेस होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो किस तरह होता है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। लेकिन अभी अगर यहाँ पर आप देखें तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आता है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई इलीगल काम होता है, भाई ये भी क्या है, एक इलीगल काम है, तो कोई भी इलीगल काम होता है तो इसके लिए क्या करता है भाई, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये एटीपी देता है, यहाँ पर एटीपी खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे साथ इस तरह है कि इसने पैसा लिया भाई और एक इलीगल काम किया। तो ये पैसे कौन लेता है भाई, लिविंग चीज़ें लेती हैं या नॉन लिविंग? सिंपल सी बात है, लिविंग चीज़ें लेती हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, रिस्पांस देता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है, एटीपी खर्च होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये कौन सी चीज़ कर सकता है, ये एक लिविंग चीज़ कर सकता है, नॉन लिविंग चीज़ ये जिस तरह रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, इस तरह एटीपी खर्च नहीं करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 जो है, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलास्टिक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है भाई, एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। ये इलास्टिक और ये डायनामिक दोनों तकरीबन सेम चीज़ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप ये ज़रूर याद रखें कि सेल वॉल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन किस चीज़ की वजह से,
सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू सेकेंडरी वॉल, और फिर सेकेंडरी वॉल के अंदर एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं लिग्निन। तो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है ड्यू टू लिग्निन, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इलास्टिक स्ट्रक्चर है ड्यू टू लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, लेकिन ये इलास्टिसिटी, ये फ्लूइडिटी, ये सब के सब जो हैं ये किस चीज़ की वजह से हैं, ये लिपिड की वजह से हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि सेल वॉल इज रिजिड ड्यू टू लिग्निन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलास्टिक स्ट्रक्चर ड्यू टू लिपिड। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पॉइंट नंबर 8 हम लिख सकते हैं कि अच्छा थिकनेस के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है ये कितना है, इट इज 7 नैनोमीटर वाइड, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये 7 नैनोमीटर वाइड है, इसका जो थिकनेस है वो कितना है, 7 नैनोमीटर है। यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक तो आप लोगों ने ये वैल्यू अपनी याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो कितना है, 7 नैनोमीटर है। दूसरा आप लोगों ने क्या याद रखना है, सेल वॉल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल की 3 फंडामेंटल पार्ट है, मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। और मिडल लेमिला का जो थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर, प्राइमरी वॉल का 1 to 3 माइक्रोमीटर, सेकेंडरी वॉल का 5 to 10 माइक्रोमीटर। लेकिन क्या है, ट्विस्ट ये है कि सेल वॉल के अंदर जो यूनिट यूज हुआ था वो था माइक्रोमीटर, और अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो यूनिट यूज हुआ है ये है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, नैनोमीटर है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये माइक्रो है और ये नैनो है, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर एग्जांपल हम सेल वॉल लेते हैं और सेल वॉल में से सिर्फ मिडल लेमिला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मिडल लेमिला क्या है, सेल वॉल के जो 3 फंडामेंटल पार्ट है इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लेमिला में मिडल लेमिला जो है ये सबसे थिन लेयर है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो हम मिडल लेमिला से मिडल लेमिला लेते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल का हम मिडल लेमिला का थिकनेस लेते हैं, ये है 1 माइक्रोमीटर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, यानी सेल मेम्ब्रेन, इसका जो है ये है 7 नैनोमीटर। तो अभी ये क्या है, ये है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ मीटर, और ये है 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मीटर। अब इन दो वैल्यूज के अंदर कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू स्मॉल है, तो ये वैल्यू जो है ये बड़ा वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, और ये जो है ये स्मॉल है, क्योंकि ये 10⁻⁶ है और ये 10⁻⁹ है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि सेल वॉल इज थिकर देन सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट, एक ये कि ये यूनिट का ख्याल रखना है, यहाँ पर माइक्रोमीटर है, यहाँ पर नैनोमीटर है, और ये एक दूसरा पॉइंट ये है कि सेल वॉल जो है ये थिकर होता है एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या है, अच्छा यहां पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 9। अच्छा भाई पॉइंट नंबर 9 क्या है, पॉइंट नंबर 9, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर तरह की सेल में होता है। इसका मतलब क्या है, सेल वॉल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, 5 किंगडम्स। तो वहाँ पर क्या था, किंगडम मुनीरा था, किंगडम पंजाए, प्रोटेस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया। लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस थे, से एनिमेलिया के अराउंड सेल वॉल एब्सेंट था, इस तरह जो सम प्रोटेस्ट के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट था, कुछ प्रोटेस्ट के अराउंड सेल वॉल नहीं था। मुनीरा की प्रोक्रियाट की केस में माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा के अराउंड सेल वॉल एब्सेंट होता है, वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस थे सेल वॉल के केस में। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगा, कोई भी सेल हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, प्रोटेस्ट का हो, फंगस का हो, प्रोकैरियोट्स हो, जो भी हैं, तो यहां पर कोई किसी किस्म का एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर अगर सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगा। क्लियर है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री है। और प्रोटोप्लाज्म हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, ये क्या है, इट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल। और ये लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल कहां पर होता है, सेल के अंदर होता है या बाहर होता है, तो अंदर होता है, हाँ बिल्कुल अंदर होता है। ये फॉर एग्जांपल सेल है और सेल के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म भी कहां पर है, सेल के अंदर है, प्रोटोप्लाज्म यहां पर है, ठीक है, अंदर। ये जो है ये इनर साइड है सेल का और ये आउटर साइड है, यानी ये आउटर इन्वायरमेंट है सेल की और ये इनर इन्वायरमेंट है। इस इनर इन्वायरमेंट और आउटर इन्वायरमेंट को कौन सेपरेट करता है, तो इसको सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या प्रोटोप्लाज्म और आउटर इन्वायरमेंट के बीच में जो बैरियर है ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द बैरियर प्रेजेंट बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा या सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो ये था भाई 10 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब जाते हैं डिस्कवरी के ऊपर। अच्छा भाई, तो चलिए देखते हैं दूसरा सब टॉपिक डिस्कवरी, कि किस तरह मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी यार फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी सेल को लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं, किसी भी सेल को अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको क्या नजर आएगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इस तरह लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको क्या नजर आएगा, तो आपको ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बस। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर की डिटेल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी चीजों का बना है, ये सब के सब डिटेल जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं है। मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर हम तभी देख पाएंगे जब हमारे साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। तो एक पॉइंट डिस्कवरी के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज just visible under light microscope, but detailed structure of plasma membrane is observed after the discovery of electron microscope। या फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को लाइट माइक्रोस्कोप से देखता हूं तो मैं क्या देख सकता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये देख सकता हूं कि हाँ भाई यहाँ पर एक मार्कर प्रेजेंट है। लेकिन अब इस मार्कर के अंदर का डिटेल क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, किन किन चीज़ों का बना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो ये सब के सब चीज़ें जो हैं ये लाइट माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने ये मार्कर तोड़ दिया। उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, ये तकरीबन ये अभी बात चल रही है राउंड अबाउट 1920 की, ठीक है, 1920 की राउंड अबाउट बात चल रही है। तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इन लोगों ने क्या किया, ये मार्कर तोड़ दिया। बिल्कुल इसी तरह साइंटिस्ट लोगों ने एक सेल लिया और सेल तोड़ दिया, और सेल का जो मेम्ब्रेन है वो केमिकली एनालाइज किया कि यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट्स परफॉर्म्ड केमिकल एनालिसिस ऑफ अ सेल। इन लोगों ने क्या किया, एक सेल लिया और इस सेल की केमिकल एनालिसिस करी। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। तो इन लोगों ने ये सेल लिया और ये सेल तोड़ दिया, ये मार्कर तोड़ दिया, इस तरह ये सेल तोड़ दिया, इसका जो मेम्ब्रेन है ये तोड़ दिया, ये है मेम्ब्रेन की फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पीसेस, और इसके केमिकल एनालिसिस करी। और यहाँ पर ये पॉइंट भी ज़रूरी है कि इन लोगों ने कौन सा सेल लिया था, तो इन लोगों ने लिया था आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और आरबीसी क्यों लिया था, इसका भी अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। क्या है कि आरबीसी के अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, आरबीसी हैव नो ऑर्गेनेल्स। और यार ऑर्गेनेल्स का ना होना क्यों इतना ज़रूरी है, तो हाँ भाई ये ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक सेल ये है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं, और एक सेल ये है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं है।
तो अभी यार ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन टारगेट करते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन की डिस्कवरी करते हैं, मेम्ब्रेन टारगेट करते हैं, ऑर्गेनेल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम ये सेल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सेल हमने लिया और तोड़ दिया, ठीक है, इस तरह तोड़ दिया, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर हमने ये सेल तोड़ दिया यहां पर रखा, तो यहां पर क्या है, यहां पर अभी अगर ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है, तो यहां पर ये जो फ्रेगमेंट्स है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेम्ब्रेन की फ्रेगमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के सेल लेते हैं और इसे तोड़ते हैं और यहाँ पर एनालाइज करते हैं, तो हमारे साथ मेम्ब्रेन के साथ साथ ऑर्गेनेल्स के फ्रेगमेंट्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ फेवरली जो है ये किस चीज़ का होगा, ये मेम्ब्रेन का होगा, है ना, इस तरह। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, सेफ साइड पर रहने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सेल चूज किया जिसके अंदर कोई ऑर्गेनेल ना हो, और इस तरह से इन लोगों को मिल गया आरबीसी, ठीक है। तो इनके रिजल्ट्स क्या हैं, रिजल्ट्स देखते हैं। इन लोगों ने जब ये सेल लिया, आरबीसी लिया, तोड़ दिया, केमिकल एनालिसिस करी, तो रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स या हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। इन लोगों ने जो आरबीसी लिया, तोड़ दिया, केमिकली एनालाइज किया, तो इन लोगों ने क्या देखा, तो इन लोगों ने क्या कहा कि यार ये जो मेम्ब्रेन है ये 4 चीज़ों का बना है। कितनी चीज़ों का बना है, 4 चीज़ों का बना है। क्या क्या है, एक हमारे साथ यहाँ पर है लिपिड्स हैं, और लिपिड्स में से कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड है, और फिर फास्फोलिपिड के अंदर ये एक और लिपिड है जिसे हम कहते हैं लेसिथिन, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स भी है, इसके साथ साथ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, शुगर्स भी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी हैं। क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी हैं। और साथ साथ में इन लोगों ने इन चीज़ों का परसेंटेज भी बताया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि लिपिड का परसेंटेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्रोटीन्स का क्या है। तो लिपिड्स हमारे साथ मेम्ब्रेन के अंदर है 20 to 40%, 20 to 40%। ये जो प्रोटीन्स हैं ये लिपिड्स के अंदर है 60 to 80% है, 60 to 80% है। और जो कार्बोहाइड्रेट है स्मॉल क्वांटिटी में है, कितना है, 2 to 10% है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेस देन 1% होता है, लेस देन 1% होता है, ठीक है। अभी तक क्या हुआ, अभी तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो नहीं है, लाइट माइक्रोस्कोप से ये पता नहीं चलता। तो इन लोगों ने क्या किया, आरबीसी लिया, तोड़ दिया, केमिकली एनालाइज किया, और रिजल्ट्स क्या आई कि यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल है, और साथ साथ में परसेंटेज भी बताया गया कि इतने परसेंट में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। लेकिन अभी एक मसला क्रिएट हुआ। क्या मसला क्रिएट हुआ कि यार ये चीज़ें तो हैं, आप कहते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन ये चीज़ें मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज किस तरह है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली कुछ लेटर्स देखता हूँ, ठीक है, ए है, फिर एस है, एन है, ठीक है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर एक अरेंजमेंट देता हूँ तो ये बन जाएगा सना। अभी ये क्या है, ये एक नाम है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट मैंने दिया तो ये बन गया सना, है ना, इस तरह। तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार यहाँ पर लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं और कोलेस्ट्रॉल है। तो यार इन चीज़ों का अरेंजमेंट किस तरह है, मेम्ब्रेन के अंदर ये अरेंज किस तरह है। या फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि यार सैंडविच के अंदर क्या होता है, तो आप डायरेक्टली जवाब देते हैं कि यार सैंडविच में तो ब्रेड्स होते हैं, इसमें अंडा होता है, चिकन होता है, प्याज होता है, टमाटर होता है, शिमला मिर्च होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वो दोबारा आपसे क्वेश्चन करता है कि यार ये सब चीज़ें एक सैंडविच के अंदर अरेंज किस तरह होते हैं। तो फिर आप जवाब देते हैं कि यार ये 2 ब्रेड इस तरह होते हैं और इसके बीच में जो है ये सारी की सारी चीज़ें होती है। तो बिल्कुल इसी तरह क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे के सारी चीज़ें हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन अब ये चीज़ें अरेंज किस तरह है, तो
ये अरेंजमेंट तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो नहीं है, 1920 की बात हो रही है। तो इस वक्त क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट मॉडल्स प्रपोज करने लगी, हर तरफ से मॉडल आया, यहाँ से मॉडल आया यार ये चीज़ें इस तरह अरेंज है, वहाँ से मॉडल आया नहीं यार ये इस तरह अरेंज है, इधर से मॉडल आया नहीं यार ये चीज़ें इस तरह अरेंज है। बहुत सारे मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट के ऊपर आ गए। ये मॉडल वैसे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक मॉडल देता है, एक मॉडल प्रपोज करता है और इस मॉडल के अंदर वो क्या बताता है, वो एक स्ट्रक्चर बताता है कि यार ऐसा हो सकता होगा। वो 100% कंफर्म नहीं होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ऐसा हो सकता होगा। या फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आपके मोहल्ले में रातों रात कोई घर लूट जाता है, अल्लाह ना करे, कोई घर जब लूट जाता है रातों रात तो फिर जो है वो चोर भाग जाते हैं, लेकिन जब सुबह हो जाता है तो सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं ग्रुप्स में, 2 यहाँ 3 यहाँ 4 वहाँ, बहुत सारे इस तरह ग्रुप्स बने होते हैं और अब हर एक ग्रुप अपना अपना राय देता है कि यार ये वाला ग्रुप कहते हैं कि ये जो चोर है ना ये दीवार से घर के अंदर घुस गए हैं, ये वाले कहते हैं नहीं यार ये ऊपर छत से गए हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये जो है ये दरवाजे से गेट से गए हैं। तो मॉडल्स भी बिल्कुल इसी तरह हैं, ठीक है, हर कोई जो है अपना। ये तो अभी हमें पता चल गया कि यार मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अभी क्या है कि यार ये चीज़ें अरेंज किस तरह है, तो इस चीज़ के ऊपर है कुछ मॉडल्स हम पढ़ेंगे। वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर 100 से ज़्यादा मॉडल्स है, लेकिन बुक के अंदर हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 4 मॉडल्स हैं। हम वो 4 मॉडल टच करेंगे, हम उस मॉडल्स के डिप्थ में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि डिप्थ में जाना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये जानना है कि प्ला मॉडल था तो इस मॉडल का नाम क्या है, किसने प्रपोज किया था और डेट हमें याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मॉडल्स। अच्छा भाई, तो चलिए देखते हैं मॉडल्स। अभी हमारा ये वाला सब टॉपिक चल रहा है मॉडल्स। ये मॉडल्स हमें क्या बताता है, हाउ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये किस तरह अरेंज है मेम्ब्रेन के अंदर। तो पहला मॉडल क्या है, मॉडल नंबर फर्स्ट। मॉडल नंबर फर्स्ट हमारे साथ है गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल। गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल, शॉर्टली हम कहते हैं जीजी मॉडल। जीजी मॉडल, ये मॉडल आया था 1925 में। 1925 में आरबीसी का केमिकल एनालिसिस हुआ था 1920 में राउंड अबाउट, और ये जो मॉडल है गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल, तो ये आया था 1925 के अंदर। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स ओनली। यार ये अजीब मॉडल है, ये लिपिड का कोई प्रोटीन्स का कोई बात ही नहीं कर रहा है, डायरेक्टली क्या कहते हैं 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ओनली। यानी ये जो मेम्ब्रेन है इसमें सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स की 2 लेयर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या याद रखना है, आप लोगों ने एक ये याद रखना है कि सबसे पहला जो मॉडल है ये है गार्टर ग्रेंडल मॉडल। ये कब आया था, तो 1925 के अंदर आया था। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो मेम्ब्रेन है इसमें सिर्फ और सिर्फ लिपिड की 2 लेयर्स हैं। क्लियर है। मॉडल नंबर 2 क्या है, डेनियल एंड डेवन मॉडल, शॉर्टली हम कहते हैं डीडी मॉडल। ये जीजी मॉडल, ये डीडी मॉडल, और ये आया था 1935 में। ये आया था 1935 में। और इस मॉडल की अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह है, तो ये है लिपिड बाइलेयर, इट इज लिपिड बाइलेयर। यानी ये जो लिपिड्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो लिपिड्स हैं ये लिपिड 2 लेयर में है, बाई लेयर में है, लिपिड्स के 2 लेयर हैं। और ये जो लिपिड बाई लेयर है इट इज कवर्ड
with proteins and protein pores। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह है, ये हमारे साथ है एक फास्फोलिपिड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है। यहाँ पर क्या है, इस तरह फास्फोलिपिड की दो लेयर है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो लेयर है फास्फोलिपिड की। और क्या है यहाँ पर, इट इज कवर विद प्रोटीन्स एंड प्रोटीन पोर। ये छोटे छोटे क्या है, ये है प्रोटीन्स। तो इस डेनियल एंड डेवन मॉडल के मुताबिक मेम्ब्रेन किस तरह है, बिल्कुल इस तरह है। ठीक है या गलत है, इस चीज के साथ हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन ये मॉडल था, डेनियल एंड डेवन मॉडल था, 1935 के अंदर पेश किया गया था। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह है। मॉडल नंबर 3, मॉडल नंबर 3 क्या है, रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल, और इस मॉडल को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये मॉडल आया था 1959 में, 1959 में आया था। अब जो है आपको क्लियर हो जाएगा इस मॉडल और इस मॉडल के अंदर फर्क क्या है। तो यहाँ पर क्या है, रॉबर्टसन मॉडल भी यही कहता है कि जो लिपिड्स हैं ये बाइलेयर में है। ठीक है, लिपिड्स जो है ये भी यहाँ पर भी क्या है, ये बाइलेयर में है, ये लिपिड्स हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं ये ग्लोबुलर फॉर्म में हैं, लेकिन रॉबर्टसन मॉडल के मुताबिक यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रस फॉर्म में है, इस तरह है। ठीक है, कि यहाँ पर प्रोटीन्स जो है इस तरह फाइबर्स के फॉर्म में है। और डेनियल एंड डेवन मॉडल के मुताबिक क्या था, ये जो प्रोटीन्स हैं ये ग्लोबुलर फॉर्म में है। दोनों मॉडल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है कि डेनियल डेवन मॉडल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और रॉबर्टसन मॉडल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर ये प्रोटीन्स क्या है, ये फाइबर के फॉर्म में है। क्लियर है। अच्छा, पॉइंट मॉडल नंबर 4, मॉडल नंबर 4, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अच्छा ये मॉडल आया था 1972 में, और ये मॉडल प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। अच्छा भाई, इस मॉडल के मुताबिक मेम्ब्रेन किस तरह है, तो अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर क्या है, ये जो फ्लूइड वर्ड है ये किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, तो इट इज़ यूज फॉर लिपिड। फ्लूइड लिपिड के लिए यूज़ हुआ है, और मोज़ेक जो है ये प्रोटीन्स के लिए यूज़ हुआ है। अच्छा, इस मॉडल के मुताबिक मेम्ब्रेन किस तरह है, तो मेम्ब्रेन इज सी ऑफ लिपिड, सी ऑफ लिपिड in which proteins are floating। यानी जिस तरह समंदर के अंदर आइसबर्ग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स के बीचों बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। यानी ये लिपिड मेम्ब्रेन क्या है, ये मेम्ब्रेन जो है ये समंदर है, लिपिड का समंदर है, और इसके बीच बीच में क्या है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल फ्लोटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल के मुताबिक मेम्ब्रेन इस तरह है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स शो। यार ये जो लिपिड के समंदर के अंदर प्रोटीन्स क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, मोमेंट करते हैं। तो ये किस तरह का मोमेंट शो करेगा, तो प्रोटीन शो लेटरल मोमेंट। किस तरह का मोमेंट है, लेटरल मोमेंट। किस तरह का मोमेंट शो करता है, लेटरल मोमेंट शो करता है। और ये लेटरल मोमेंट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये क्या है, ये एक गिलास है, और इस गिलास के अंदर क्या है, वाटर है, और इसमें हम डालते हैं एक आइस पीस डालते हैं, ये है आइस पीस, और फिर हम इस गिलास को थोड़ा सा मूव करते हैं, इस तरह मूव करते हैं, तो क्या होगा, ये आइस पीस इस गिलास के अंदर किस तरह मूवमेंट करेगा, तो ये बिल्कुल इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, यानी ऑसिलेशन ऐसा कुछ मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोमेंट करेगा। और इस मोमेंट को हम कहते हैं, इस तरह का जो मोमेंट होता है इसे हम कहते हैं लेटरल मोमेंट। और प्रोटीन्स जो है मेम्ब्रेन के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह का मोमेंट करता है, और इस मोमेंट को हम कहते हैं लेटरल मोमेंट। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है,
ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये मेम्ब्रेन जो है इट इज़ सेमी फ्लूइड लाइक, यानी ये मेम्ब्रेन जो है ये पूरी तरह की एक सॉलिड मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर फ्लूइडिटी है, इलास्टिसिटी है। ये एक सेमी फ्लूइड मॉडल है, ये पूरी तरह से एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि इट इज़ एन एग्रीमेंट विद photographs of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्या हुआ, बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेम्ब्रेन स्टडी किया गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फोटोग्राफ्स थे और ये जो मॉडल था ये दोनों क्या थे, एग्रीमेंट में थे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। तो ये थे भाई हमारे साथ 4 मॉडल्स, गॉटर ग्रेंडल मॉडल, डेनियल डेविन मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल और साथ साथ में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम जाते हैं, ये थे मॉडल्स। इसके बाद जो है मेम्ब्रेन की असल स्ट्रक्चर क्या है, असल स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गया है वो हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये सब की सब चीज़ें किस तरह अरेंज है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी काफ़ी लेंथी टॉपिक हैं और इस एक लेक्चर के अंदर जो है ये लेक्चर फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।